हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ना कल क्या पढ़ा था एक बार के लिए वो बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना और समझ में आए। तो इसका मतलब है आप अगर नेक्स्ट क्लास ले रहे हो तो उससे पहले 2-4 मिनट ये देख लो कल क्या पढ़ा था। ओके, तो देखो, कल हमने दृढ़ पिंड गतिकी में पढ़ा था कि एक तो ये पढ़ा देखा था कि बल, आघूर्ण, जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय संवेग या द्रव्यमान केंद्र से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि दृढ़ पिंड गतिकी के अंदर निर्देश तंत्र क्या होता है, वही एक्स वाई जेड एक्सिस। उसके बाद में हमने देखा था विराम एवं गति क्या होती है, मतलब रेस्ट और मोशन। उसके बाद में हमने देखा था गति के प्रकार कि 1D होता है, 2D होता है या फिर 3D होता है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो गति है वो कण की मतलब कण की गति की प्रकृति के आधार पर किस तरह की होती है। तो वो होती है स्थानांतरित गति, घूर्णन गति तथा दोलन गति। और विमा के आधार पर देखा था वो होती है 1D, 2D, 3D, है ना। उसके बाद में घूर्णन गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, कंपन गति क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। समय के आधार पर गतियाँ दो तरह की बताई थी आपको, आवर्त गति और अनावर्त गति। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ तक का टॉपिक कर लिया था कि दृढ़ मतलब दोलन एवं कंपन तक का। अब हम आ चुके हैं दृढ़ पिंड पे। तो आपको 2 मिनट में 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, हाँ 1.5 मिनट लगा है पूरा। और आपको एक बार के लिए ये लग गया होगा, अच्छा ये हमने कल देखा था, मतलब इतना सा भी आ गया ना। तो आगे जब पढ़ेंगे ना तो आप उस चीज़ को लिंक कर पाओगे, ठीक है। अब देखो दृढ़ पिंड गति की क्या होता है। तो दृढ़ पिंड को मतलब रिजिड बॉडी होती क्या है, तो देखो, वह पिंड जिस पर महाबल लगाया जाए तो उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब रिजिड बॉडी, मान लो कोई डस्टर है, डस्टर में याद है वो लकड़ी का सिरा आता है, ऐसे लकड़ी का रूप पर से ऐसे। तो इस वाले लकड़ी पर बाहाबल लगाया जाए, इस पर अगर हम लोग बल लगाएं और इसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो तब तो ये दृढ़ पिंड है। बट अगर आकार में परिवर्तन हो जाए तो फिर वो दृढ़ पिंड नहीं होता है। ओके, ये तो इजी सी लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको ये तो समझ आएगी होगी। अब इसमें नोट क्या है कि गति के नियम न्यूटन। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट थी इसीलिए लिख दिया कि जो गति के नियम है ना वो किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। गति के समीकरण किसने दिए थे, तो ध्यान रखना गैलीलियो ने दिए थे। और जड़त्व के बारे में किसने बताया था, तो वो भी गैलीलियो ने बताया था। तो अगर एग्जामिनर का मूड बन गया या फिर कहीं पे भी है तो बहुत जनरल सी बात आपको पता होना चाहिए, बाई चांस कोई पूछ ले गति के नियम क्या होते हैं। मतलब गति के नियम किसने दिए थे, गति के समीकरण किसने दिए थे और जड़त्व के बारे में किसने बताया था। तो ध्यान रखना, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे और जड़त्व के बारे में भी गैलीलियो ने बताया था, ठीक है। अब देखो, जो दृढ़ पिंड होता है कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर बहुत सारे अणु मिलके, आपको पता है कि दृढ़ पिंड का निर्माण करते हैं। तो जो अणु होते हैं उनके बीच में अंतरकणीय दूरी पाई जाती है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि समान परमाणुओं के कणों के मध्य सहसंजक बल होता है और असमान परमाणुओं के कणों के मध्य आसंजक बल होता है। देखो, सहसंजक बल और आसंजक बल से मतलब क्या है। पहले तो देखो, समान परमाणु बोला किसे गया है, जैसे हमने कोई पिंड लिया, मान लो ये लकड़ी की टेबल है ना, और यहाँ पे हमने लकड़ी की चेयर ले ली। आती है लकड़ी की चेयर भी, ये बन नहीं रही है मेरे से, बट मैंने आपको समझा दिया ना कि हमने यहाँ पे लकड़ी की चेयर ले ली, ठीक है। तो देखो, ये लकड़ी की टेबल और लकड़ी की चेयर सेम मटेरियल से बनी हुई है ना, किससे, लकड़ी से। तो इसमें लकड़ी के परमाणु और इसमें लकड़ी के परमाणु एक जैसे होने वाले हैं। तो इसमें जितने भी लकड़ी के परमाणु हैं उनके बीच में कैसा बल पाया जाएगा, सहसंजक बल पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो लकड़ी के परमाणु है उनमें भी सहसंजक बल पाया जाएगा, क्योंकि कण सेम है ना लकड़ी की, तो इसी वजह से। बट अगर ये तो है लकड़ी की टेबल है ना, ये वाली, और अब ले लिया आपने लोहे की चेयर या टेबल मान लो, ठीक है, लोहे की टेबल। तो असमान परमाणुओं के कणों के मध्य आसंजक बल पाया जाता है। मतलब अब यहाँ पे ये इसके अंदर तो पूरा लोहा है और इसमें पूरी लकड़ी है, बट ये दोनों तो आपस में अलग हो गए ना। तो असमान परमाणुओं के कणों के मध्य आसंजक बल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे असमान परमाणु हो गए। आपको समझ में आया होगा सहसंजक बल क्या है, आसंजक बल क्या है। नहीं आए तो आप वापस रिपीट मोड पे वीडियो को देख सकते हो।
एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है और अंतःकोणीय दूरी परिवर्तित रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। याद रखना दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। तो कोई एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल तो लग रहा है पर उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब साफ है कि जो अंतःकण बने हुए हैं इनके बीच में जो अंतःकणीय दूरी है वो भी अपरिवर्तित रह रही है ना, क्योंकि अगर इनके बीच में अंतःकणीय दूरी मान लो पहले इतनी थी दो अणु के बीच में, और बल लगाने के बाद में मान लो दाब लगाने के बाद में याद है कंप्रेशन हो जाता है, तो ऐसे हो गए, मतलब ये पास पास आ गए पहले से, तो क्या होगा इससे आकार में कमी होगी ना एक तरह से देखा जाए तो। बट आकार हम बोल रहे हैं कि आकार में कमी हुई नहीं है, ना ही आकार बढ़ा है, आकार सेम है, ठीक है, बाह्य बल लगाने के बाद भी। तो ऑब्वियस है कि अंतःकणीय दूरी भी अपरिवर्तित रही होगी। निकाय क्या होता है, निकाय को ही इंग्लिश में सिस्टम बोला जाता है। कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हो, मतलब आपको ऐसा समूह लेना है, जैसे आपने ये कोई भी पिंड ले लिया है कुछ भी, तो इसके अंदर ये वाले जो अणु है ना ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हो। आप तो इतना ध्यान रख लो, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो बहुत सारे जो बच्चों का समूह है ना वो एक तरह से देखा जाए तो निकाय है। क्यों? क्योंकि किसी को अगर पेंसिल चाहिए तो अपने पड़ोसी को बोलेगा यार पेंसिल दे दे, किसी को अगर इरेजर चाहिए यार दे देना इरेजर कल वापस कर दूंगा, पेन मांग लेगा। तो एक तरह से जब लंच टाइम होगा खाना खाने की बात आई, आ जाओ सब खाना खा लेते हैं, तो एक तरह से क्या हो रही है अन्योन्य क्रिया, मतलब एक दूसरे में बातचीत हो रही है, कांटेक्ट हो रहा है, और उसके बाद में ये जो आप यार दोस्ती में टल्ले मारते हैं ना ये सब भी अन्योन्य क्रिया में आती है। तो एक तरह से क्लास के अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं उन सब ने मिलकर क्या कर रहा है, एक तरह से देखो वो एक निकाय या समूह की तरह है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं हो रही है। अब तो आप निकाय नहीं भूलोगे, क्योंकि कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। अब आंतरिक बल क्या होता है, निकाय के कण एक दूसरे पर समान व विपरीत बल लगाते हैं। अब आपको पता ही है निकाय के अंदर कण है बहुत सारे, तो ये एक दूसरे पर समान या विपरीत बल लगाते हैं, ठीक है। और बाह्य बल क्या होता है, वह बल जो निकाय की स्थिति, अवस्थिति, गति व दिशा को बदल सकता हो, बाह्य बल कहलाता है। तो देखो आंतरिक बल तो ये हो गया, तो देखो आंतरिक बल में तो क्या हुआ ना, इनके बीच में जो परमाणु है वही बल लगा रहे हैं और सब में सेम सेम बल लग रहा है, या तो समान हो या विपरीत हो, ठीक है। बट बाह्य बल क्या हो गया, बाह्य बल बाहर से लगाया जाता है, ये ध्यान रखना, नाम से ही पता पड़ रहा है आंतरिक बल मतलब अंदर वाला ही बल, बाह्य बल मतलब वह बल जो निकाय बाहर से लगाया जा रहा है, और ये क्या करता है निकाय की स्थिति को, अवस्था को, गति को व दिशा को बदल सकता है, बाह्य बल कहलाता है। अब मैंने बताया इसके अंदर मान लो दूर दूर है, इतने दूर दूर है अणु, तब इसकी साइज इतनी है, आपने इस पर बहुत सारा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, इधर से दाब लगा दिया या आपने बल लगा दिया, तो ये वाले अणु क्या है पास पास आ जाएंगे, और ये वाले अणु पास पास आएंगे तो इसके आकार छोटी हो जाएंगे ना। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो बाह्य बल होता है ना, बाह्य बल क्या करता है, निकाय की स्थिति में चेंज कर सकता है, अवस्था बदल सकता है और गति में भी चेंज कर सकता है। बाह्य बल को आप ऐसा रख लो कि कोई भी स्टूडेंट है वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, ठीक है, टीचर्स आए क्या लेके, एक नीम वाला डंडा, याद है। अब तो चलो मारना पीटना बंद हो गया है, पर आपने कभी ना कभी तो क्लासेस में सर से तो डंडे खाए ही होंगे, है ना। अगर नहीं खाए तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप शुरू से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, और खाए हो तो कोई बात नहीं, सब खाते हैं। तो देखो बाह्य बल वह बल जो निकाय की स्थिति, अवस्था, गति व दिशा को बदल सकता है, बाह्य बल है। तो मान लो बहुत ही ढीठ स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत ही वीक है, पढ़ने का उसका मन नहीं करता, सिर्फ बातें करता है, या फिर क्लास में देरी से पहुंचता है, कहने का मतलब ये रूल्स ब्रेक करता है, ठीक है। तो सर ने क्या किया, इसको बहुत मारा एक दिन, खैर ये गलत बात है, आजकल तो वैसे भी नहीं पीटते, बट फिर भी मान लो बहुत फटकार लगाई, डांट लगाई, चलो मारा नहीं डांट लगाई, तो नेक्स्ट डे ये ऑन द टाइम आ रहा है स्कूल पे, ठीक है। तो इसके टाइम में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसकी पढ़ाई में भी परिवर्तन हो गया कि अब तो पढ़ाई भी कर रहा है, अच्छे मार्क्स भी ला रहा है ना। और तो और मतलब इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, क्योंकि इसको बाह्य बल दिया गया था, और बाह्य बल था क्या, गुरुजी द्वारा
दी गई डांट फटकार। ठीक है, तो उसी तरह से, और वैसे भी ये तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है तो ऐसे ही पल्ले पड़ जाएगी। तो इसके अंदर वह बल जो निकाय की स्थिति, अवस्था, गति व दिशा को बदल सकता हो बाह्य बल कहलाता है। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा बाह्य बल क्या होता है। अगर आकार में चेंज आ गया, ठीक है, अगर बाह्य बल लगाने की वजह से गति बढ़ गई, मतलब पहले बहुत स्लो स्लो चल रहा था, याद है खटारा बस नहीं चलती है ना, बट आपने अगर उसको बाह्य बल दिया तो वो भी एकदम फास्ट फास्ट चलने लगेगी। कभी कभी अटक जाती है तो धक्का लगाना पड़ता है ना, वही चीज़ है इसमें भी। तो इतना ध्यान रखना, अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी तो आप कंफ्यूज होता होगे, आपको एग्जाम्पल याद रह जाएगा और मेन चीज़ याद ही नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना, बाह्य बल वह बल है जो निकाय की स्थिति, अवस्था, गति व दिशा को बदल सकता है, बाह्य बल कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास है ना। तो द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय या पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर ऑफ मास, मतलब ऐसा सेंटर निकाय का या पिंड का जहाँ पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा उस पर सभी बाह्य बल आरोपित होने पर भी उसकी गति, मतलब स्थानांतरिय गति, अपरिवर्तित रहती है। जैसे ये कोई गोला है ना, इसका पूरा जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ है, मतलब इसका जो द्रव्यमान जो है निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बाहर से कितना भी बल लगा लो, है ना, सब चीज़ बदल जाएगा। आपने अगर ज़्यादा बल लगा दिया तो मान लो गोला ऐसा भी दिखने लग जाए, पर ये जो है ना द्रव्यमान केंद्र, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बाह्य बल लगाने से इसकी जो गति है वो अपरिवर्तित रहती है। तो ये जो गोला है, मान लो एक निकाय में है, निकाय के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान केंद्र, उसके ऊपर कितना भी बाह्य बल लगा दो, मतलब निकाय पर, आप ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसकी गति में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ये फिर भी यहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बल लगाने की वजह से ये इधर साइड में जाके शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आए। तो देखो, द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय या पिंड वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा उस पर सभी बाह्य बल आरोपित होने पर भी उसकी गति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आपको देखो फिजिक्स आराम आराम से पढ़ाई जा रही है, क्योंकि फिजिक्स आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगी और मज़े भी आएंगे। ठीक है, बट एक साथ पढ़ाने बैठ गई ना तो एक दूसरी क्लास लेना आप में से कोई नहीं आने वाला। अब देखो, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, हम दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले बात तो ये बता देती हूँ, डायग्राम आपको क्या कहना चाहता है। देखो, M1 और M2 दो कण हैं, और जो कितनी दूरी पर है, तो वो मूल बिंदु से ये R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, तो आपको पता है, जब मतलब दो द्रव्यमान आपको दिया हो तो आप क्या निकालते हो, एवरेज जैसा देखते हो। तो इनका एवरेज इस सेंटर पे हो गया, इस वाले पे, और इसको बोला गया है कि ये मूल बिंदु से RCM दूरी पर है, मतलब सेंटर ऑफ मास, CM यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो बता दिया मैंने, ये डायग्राम क्या कह रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं स्थिति सदिश क्या होता है। मतलब आप वेक्टर लगाते हो ना, जैसे R के ऊपर वेक्टर लगाया, तो वो क्यों लगाया है, तो ये दिशा के साथ में चेंज हो जाते हैं, और जो दिशा के साथ में चेंज हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, और R वेक्टर उसी में ही आता है, बट अगर, और इसके अंदर जो दूरी है वो अदिश राशि है, बट जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। और ये यहाँ पे आप ये पढ़ रहे ना, R कितने क्या है, R2 क्या है, R1 R2 RCM, ये सब क्या है, ये विस्थापन है। इसको x1 भी लिखते हैं बहुत से लोग, x1 x2 xcm। ठीक है, कि भाई कितना विस्थापन हुआ है, कितनी दूरी पर है। अब देखो, मान लो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अब इसने पूछा कि भाई मुझे उस चौराहे पे जाना है, उस चौराहे पे जाना है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो उस चौराहे तक जाने के लिए वो जो चल के जाएगा उसको दूरी बोला है। बट विस्थापन क्या होता है, अगर ये इसको बोल दे कोई कि भाई यहाँ से तू लेफ़्ट लेना, नहीं यहाँ से तू राइट लेना, और राइट लेने के बाद में तू दक्षिण की तरफ मुड़ जाना, और इतने किलोमीटर पे पॉइंट आ जाएगा।
तो निश्चित बता दिया ना कि भाई तेको ऐसे जाना है, उसके बाद ऐसे जाना है, तो ये जो निश्चित हो गया ये एक तरह से विस्थापन होता है जो सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि दिशा पे डिपेंड कर। अब दिशा का यूज हुआ ना इसमें कि भाई पहले लेफ्ट की साइड जाना, उसके बाद में दक्षिण की तरफ चले जाना, ठीक है। तो आप तो इतना ध्यान रखो, अगर आपको बाई चांस पूछ ले, क्योंकि सदिश और अदिश राशि पूछी जाती है, तो ध्यान रखना जो दूरी होती है वो अदिश राशि है, जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि है। इसके अलावा द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है, तो देखो m1 इंटू r1 होता है, उसका मतलब m1 और r1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो द्रव्यमान आघूर्ण को बताता है। जैसे द्रव्यमान इंटू स्थिति सदिश करा हमने, तो हमारे पास में द्रव्यमान आघूर्ण आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, 2 कणों का निकाय लिया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 कणों के निकाय के लिए जो द्रव्यमान आघूर्ण का मान है वो सदैव नियत रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमने 2 कण लिए हैं और उन दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो m है। समझ में आ गया, हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, 2 कणों के निकाय की बात हो रही है ना, तो 2 ही कण लिए और वो भी समान द्रव्यमान वाले। तो 2 कणों के निकाय के लिए जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है वो सदैव नियत रहता है। इसी वजह से हम इसको mr मतलब ऐसे लिख सकते हैं, mr इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, जब ये इस तरफ जाता है ना तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो या तो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो, और अगर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, mr बराबर नियत। और हाँ, एक ध्यान रखना, सदिश राशि जो होती है उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से आर के ऊपर एरो का चिन्ह देखने को मिल रहा होगा। बट जो द्रव्यमान है वो दिशा के साथ नहीं बदलता, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान आपका यहाँ भारत में भी इतना ही रहने वाला है। आप अगर राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान में भी इतना ही रहने वाला है। आप अगर दिल्ली भी चले जाओगे तो सेम वेट रहने वाला है, वेट थोड़ी बदलता है। तो देखो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मास बढ़ेगा, मतलब किसी का द्रव्यमान बढ़ा, तो विस्थापन वाला जो मान था ना आर वाला, स्थिति सदिश बोलेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके 2-4 नाम बोलूँगी फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसके अंदर ये जो मास है ना वो स्थिति सदिश के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो स्थिति सदिश घटेगा, बट अगर मास घटेगा तो स्थिति सदिश बढ़ेगा, ठीक है। अब आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हो, आपको ये तो पता ही होगा, ये R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1 कैसे आया। देखो ऐसे तब लिखा जाता है जब ये व्युत्क्रमानुपाती, जब समानुपाती होता है तो क्या होता, R1 समानुपाती M1 होता ना, है ना, और R2 समानुपाती M2 होता। बट ये ऐसा नहीं है, ये कैसा है, R1 व्युत्क्रमानुपाती किसके था, 1 अपॉन M1 के, और R2 किसके था, 1 अपॉन M2 के। तो अब देख लो, अब R1 डिवाइड बाई R2 किया तो R1 अपॉन R2 आ गया, है ना, और ये जो M2 है वो यहाँ पे चला गया। अब इतनी मैथ तो आती होगी, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, अपन मैथ की क्लास भी लगवा देंगे, हैं। खैरिए, सिर्फ ओनली मजाक था। बहुत सारी सीरीज चल रही है, बहुत सारे क्लासेस चल रही है, मैथ की क्लासेस लेने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, ठीक है। आपको समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। या फिर एक काम करो, अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर जुड़ जाना। आप वहाँ पे कोई भी मैसेज करते हो तो मैं पक्का रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि ये R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1 कैसे आया। अब तो बाकी इसके अंदर जो द्रव्यमान अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, आर स्थिति सदिश की वैल्यू घट जाएगी, बट अगर द्रव्यमान कम हो गया तो स्थिति सदिश की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो समझाती हूँ मैं। हमने स्थिति सदिश क्या लिया था, मूल बिंदु से विस्थापन, है ना। तो देखो ये कोई सीधी रेखा है, एक सेकेंड, फिजिक्स आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको मैं समझाऊँ वो कुछ तो पल्ले पड़े, राइट। अगर आपको एक बार में वीडियो देख के आधा भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना। 30 मिनट की वीडियो है ओनली, कहीं ज़्यादा लंबी नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे मान लो M1 है, यहाँ पर M2 है, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। और यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र।
तो नहीं मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से M2 की दूरी कितनी हो गई R2, और इससे इसकी दूरी क्या हो गई R1। हाँ, आप इसको द्रव्यमान केंद्र बोल सकते हो क्योंकि दोनों द्रव्यमानों के बीच वाला केंद्र है ना द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर m बढ़ेगा मतलब ये देखना है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा बनाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये R1 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो ये जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस तरफ खिसक गया, मतलब इस तरफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब अगर मास जिसकी तरफ द्रव्यमान बढ़ेगा ये उसी की तरफ इसका विस्थापित हो जाता है ये, ठीक है। अब जैसे कि M2 है, M2 छोटा रह गया बेचारा, तो ये वाली दूरी बढ़ गई क्योंकि ये एक दूसरे के क्या थे, व्युत्क्रमानुपाती थे। अभी बताया था ना मैंने आपको, अगर मास बढ़ेगा तो विस्थापन मतलब ये स्थिति सदिश की वैल्यू कम हो जाएगी, बट अगर मास कम हो गया तो स्थिति सदिश की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से लिखा भी है मैंने कि दो कण हैं जिनके जो द्रव्यमान है वो M1 व M2 है, उनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 व R2 है। द्रव्यमान केंद्र दो कणों के निकाय के लिए सदैव दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप तीनों, अभी तक जो मैंने आपको इसको लेके समझाया है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया था, और बाकी यहाँ पे जो डायग्राम बना के समझाया था ना कि भाई D दूरी होती है ये वाला, वो भी लिख दिया कि दो कण हैं जिनके द्रव्यमान M1 व M2 है, उनकी मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 व R2 है। और द्रव्यमान केंद्र जो होता है ना दो कणों के निकाय के लिए सदैव दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। अब देखो द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के पास स्थित होता है जिसका द्रव्यमान अधिक हो। अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यमान केंद्र किस तरफ है तो आप तो ऐसे ध्यान रख लेना, या ये वाला गेम आई थिंक ऐसा कुछ करके गेम होता है ना, चलो गेम भी नहीं तो आप तो ऐसे याद रख लेना, इसके ऊपर ज़्यादा वेट वाला सामान रखा हुआ है और इधर कम वेट वाला सामान रखा हुआ है ना। तो ये किस तरफ, और यहाँ पे कोई मान लो कुछ भी द्रव्यमान है तो ये किस तरफ लुढ़केगा, जिधर ज़्यादा वेट का सामान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा ना। तो आप तो ये समझने के लिए ओनली आप द्रव्यमान केंद्र को मत घुमा देना। या फिर ये तो वैसे भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना वो उस पिंड के पास होता है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये जो स्थिति सदिश की वैल्यू है R1 वो कम हो जाएगी। तो आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे, अगर एक सेकेंड, अगर यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र है तो ये द्रव्यमान केंद्र से ज़्यादा पास में है और ये वाला द्रव्यमान केंद्र से दूर है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख ही यहाँ से रहे, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र दो कण के निकाय के लिए सदैव दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखो द्रव्यमान के ये एक बार और बोल देती हूँ। देखो फिजिक्स में आपने अगर बायोकेमिस्ट्री क्लास ली होगी तो आपको देखा होगा, आपको मुश्किल से एक बार समझाया मैंने, उसके बाद मैंने नेक्स्ट समझाया भी नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं या वो चैप्टर ऐसे हैं या फिर ऐसा होता है कि चलो बायोकेमिस्ट्री ये समझ आ जाएगी, है ना। बट मुझे भी पता है फिजिक्स में बहुतों को दिक्कत आती है, और मैं तो आपको वैसे भी मतलब बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, तो अपना मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला यही मोड है, यही पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको समझाना आई थिंक। बट एक बात बताऊँ, फिजिक्स ऐसे आपको ज़्यादा पल्ले पड़ जाएगी, क्योंकि ना फिजिक्स में क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ वो ध्यान रखो, बाकी फॉर्मूले ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चंस करो। तो फिजिक्स कोई ऐसे पढ़ाए ना कि हाँ घर की सी बात है, घर के से नोट्स हैं या खुद के से नोट्स है ना, तो उसको पढ़ने का मज़ा कुछ अलग आता है, आपको वो जल्दी समझ में आएगी। अगर आप लोगों को मैंने कल भी बोला था कि वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि फिजिक्स क्लास कैसी लगी, और एक सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, देखती हूँ आप लोग कब तक बताना शुरू करते हो। तो द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के पास स्थित होता है जिसका द्रव्यमान अधिक हो, ठीक है। अब द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? तो द्रव्यमान आघूर्ण द्रव्यमान एवं उसके स्थिति सदिश का जो गुणनफल होता है ना, वही द्रव्यमान आघूर्ण है। हमने ऊपर बताया था ना मैंने आपको, ये द्रव्यमान आघूर्ण, इसी की बात हो रही है। तो द्रव्यमान आघूर्ण के बारे में आपको पता चल गया कि द्रव्यमान एवं उसकी स्थिति सदिश का गुणनफल ही द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। इसके बाद में
R1 और R2। तो R1 जो है वो द्रव्यमान केंद्र से M1 की दूरी है और R2 जो है वो द्रव्यमान केंद्र से M2 की दूरी है। और M1 और M2 क्या थे? दो कण थे, याद है? ये अपन दो कण के निकाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे R1 क्या है? द्रव्यमान केंद्र से M1 की दूरी, और R2 क्या है? द्रव्यमान केंद्र से M2 की दूरी। इस वाले डायग्राम की बात हो रही है ये सारी, इस वाले की, कंफ्यूज मत होना। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास अपन खत्म करेंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चन है, दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 kg और 2 kg है, यदि वे x बराबर 0 एवं x बराबर 3 मतलब मीटर पर स्थित है, मतलब एक तो है, मतलब x बराबर 0 मीटर पे और x बराबर 3 मीटर पर है, तो 1 kg से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। आपको ये पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, मतलब आपको R1 पूछी है और कहाँ से पूछी है? 1 kg से, मतलब ये वाली दूरी पूछी है, ठीक है? तो देखो आपको दो कण दिए गए हैं, यहाँ मान लेते एक कण है और यहाँ मान लेते दूसरा कण है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः से मान लो ये 1 किलो का है और ये है 2 किलो का, और इनके बीच में मतलब यदि वे x बराबर 0 एवं x बराबर 3 मीटर पर स्थित है, मतलब एक यहाँ पर है x बराबर 0 पर और एक यहाँ पे x बराबर 3 मीटर पर स्थित है। देखो मान लो ये y अक्ष है, y अक्ष मानना क्या है, तो होता है ये x अक्ष है, तो यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे 1 होता है ना, यहाँ पे 2 होता है ना, तो वो बोल रहा है 0 के ऊपर है एक और एक 3 के ऊपर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर ना। तो इसी वजह से इसके लिए जो d का मान है, मतलब दूरी का, वो हो जाएगा 3 मीटर। टेंशन ना लो, सब कुछ उसमें बनाया गया है, मतलब नोट्स में सब कुछ बना हुआ है, इसमें आप अच्छे समझ सकते हो। वो सिर्फ इस बताने के लिए था कि हाँ क्या क्या है। एक बार और देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है पढ़ाई में ही आपकी में। देखो ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ठीक है? और यहाँ बोला गया है एक तो है x बराबर 0 पे और एक है x बराबर 3 पे, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? 3 मीटर। समझ में आ गया? तो अब साफ साफ लिखा हुआ है कि वही डायग्राम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि x बराबर 0 पर 1 kg है, x बराबर 3 पर 2 kg है और बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है? और ये द्रव्यमान केंद्र से ये वाली दूरी R1 है और ये वाली दूरी R2 है। और आपसे पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ो, 1 kg द्रव्यमान से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो, मतलब आपको R1 निकालनी है। तो अब मान लो आपने ये सीधी रेखा है, मान लिया आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और आपको टोटल पता है कि ये 3 मीटर है, तो आप बता सकते हो ना कि ये कितनी होगी? 3 माइनस एक्स, क्योंकि 3 में से ये जितनी निकल जाएगी तो बची हुई तो उतनी ही है ना। ठीक है, तो ये डायग्राम के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें क्या क्या बता रखा है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और ये भी समझाया था कि ये कैसे आया है। तो R1/R2 बराबर M2/M1। अब कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू रख दो आप। तो देखो M2 आपको दे रखा है 2 किलो, M1 दे रखा है 1 kg, ठीक है? इसके बाद में R1 की वैल्यू हमने मान ली x है और R2 की वैल्यू हमने मान ली 3 माइनस एक्स है, ठीक है? अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो हमें x चाहिए, तो x को इस तरफ रख लिया, 3x को इधर भेज दिया, तो 3x इंटू 2 6 माइनस 2x हो गया। उसके बाद में माइनस 2x का, याद है इसको पक्षांतरण बोलते हैं आई थिंक, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे जाता है, तो आपको पता है इनके साइंस मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है? तो ये -2x है, ये जब इस तरफ आया ना तो ये +2x में कन्वर्ट हो गया, और x + 2x बराबर 6, और ये 3x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर 6 डिवाइड बाई 3 हो गया और आंसर आ गया 2 मीटर। अब आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या है, मतलब हमने जो ये R1 को x माना था, इसका क्या मान आया है? 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर।
अगर किसी को ये सवाल अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार के लिए और रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो इसमें ये है, क्योंकि क्वेश्चन ना हो और अगर थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में काम नहीं चलता, इसीलिए आपको मैं वापस से बता रही हूँ। इतना टाइम मैं ना केमिस्ट्री के लेक्चर में लेती हूँ ना ही बायो के लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता है वो आपको पल्ले पड़ जाएंगे, बट थोड़ी फिजिक्स है तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। दो कण जिनके द्रव्यमान क्रम से 1 kg व 2 kg यदि वे x बराबर 0 एवं x बराबर 3 मीटर पर स्थित है तो 1 kg द्रव्यमान से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। आपको इसमें R1 पूछी थी, ठीक है, R1 निकालना है। आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला कैसे निकल के आया, क्योंकि हमने देखा था जो R1 होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/m1 के। इतना ध्यान रख लो, आपको ये याद आ जाएगा अपने आप, या फिर इतना टफ भी नहीं है, आप वैसे भी रटने में तो माहिर हो ही जाते हैं साइंस के स्टूडेंट, तो इतना तो देख ही सकते हो कि R1/R2 बराबर M2/M1। अगर क्वेश्चन के अंदर दो द्रव्यमान की बात हो और पूछे कि द्रव्यमान केंद्र से स्थिति ज्ञात करो, ये तो आपसे बोला है कि 1 kg से बताओ। ये ऐसे भी पूछ सकते थे कि 2 kg से बताओ कि ये 2 kg जो है द्रव्यमान केंद्र से कितना दूर। तो फिर आप क्या करते, कुछ नहीं करते, आपने एक्स की वैल्यू निकाली ना 2 मीटर, और आपको पता है टोटल कितनी है 3 मीटर, तो 3 - 2 करते, जो आता वो R2 हो जाती। समझ गए। तो देखना है सवाल में ढंग से पूछा क्या है, क्योंकि अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो फिजिक्स के सवाल, इसका मतलब आपने वो टॉपिक तो पढ़ा है, बट अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप मार्क्स ले जाओगे, अदरवाइज क्या मिलेगा, नेगेटिव में नंबर। तो अपनी नेगेटिव बचानी है। और अब आगे देखते हैं। तो देखो एक ये लास्ट सवाल कर लेते हैं, ताकि अगर हम, नहीं ये तो काफ़ी सारे सवाल हो जाएंगे, एक काम करेंगे क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर हो गया है, बहुत लंबा जाएगा अदरवाइज। तो ये अब यहाँ से अपन लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ ये शॉर्टकट जरूर बता देते हो, क्योंकि ये शॉर्टकट देख के तो सब सोच ही रहोगे अरे मैम शॉर्टकट बताते जाओ बस, है ना। लंबा रास्ता किसी को नहीं तय करना, मेहनत किसी को नहीं करनी, है ना। ये सिर्फ मजाक है, कोई बात नहीं, आई नो आप सब मेहनती हो तभी तो पढ़ रहे हो। तो देखो अब हमने इतनी रामायण करी थी पीछे कि M1 वाला फॉर्मूला याद रखा, है ना, ये वाला, और इतना दिमाग भी लगाया था कि x की वैल्यू 3 - x वगैरह, बट इतना सब करने की नीड नहीं है। ये वाले दो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप ये ध्यान रखना, आपको जो भी पूछेंगे आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें देखो M1 और M2 के बीच में डिस्टेंस दे रखी है d, आपको बता रखा है ये R1 है या R2 है, और R1 बराबर क्या दे रखा है, R1 बराबर फॉर्मूला दे रखा है M2/M1 + M2, ये तो कुल द्रव्यमान हो गया, और ये हो गया जिसका निकालना, जिसके लिए निकालना है उसका नहीं, उसके अलावा वाले का द्रव्यमान। जैसे आपको R1 पूछिए तो सीधी सी बात है आपको M1 के सापेक्ष पूछी होगी ना, तो अब M1 का वेट नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, M2 का वेट लिख रहे हैं। ऐसे जब R2 निकालनी होती है तब हम M2 का नहीं M1 का वेट लिखते। तो आप ऐसे ध्यान रखो, अगर R1 निकालनी है तो इसके विपरीत वाले का वेट अपॉन कुल वेट, ठीक है। और इसे R2 निकालनी है तो इसके विपरीत वाले का वेट, मतलब M1 का और कुल वेट, ठीक है। तो M1 अपॉन R, और अगर ऐसे ही याद रह जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो देखो R1 बराबर होता है M2/M1 + M2 × D, और ये D कुल डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। और R2 बराबर होता है M1/M1 + M2 D। अब देखो हमने ये दोनों फॉर्मूले देख लिए, इस फॉर्मूले की मदद से अपन ये क्वेश्चन हेल्प करते हैं। ये वही है जो लास्ट पेज पे करवाया था आपको। तो देखो यहाँ पे R1 है, राइट, और आपसे क्या पूछी थी, आपसे R1 ही पूछी थी, आपको पता हो तो R1 है। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि R1 बराबर 2/1 + 2 × 3, मतलब हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। हमने M2 का वेट लिख दिया, आपको पता होगा इसका 1 kg था, इसका 2 kg था, तो हमने 2 लिख दिया, और M1 + M2 1 + 2 हो गया, और डिस्टेंस कितनी थी ये वाली 3 मीटर थी, इतना तो पता होगा, लास्ट स्लाइड पे समझाया था। तो 2/1 + 2 × 3 कर दिया, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 2 मीटर। तो अपन को इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसको x माना, इसको x - 3 माना, फलाना ढिमकाना, है ना। आप सिर्फ ये फॉर्मूले दो याद रखो। अगर आपको R1 पूछी है, बस सवाल में पढ़ के समझ जाना कि आपसे पूछा क्या है। अगर R1 पूछी है तो R1 के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और R2 के लिए ये। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगा, M1 + M2 दोनों में है, D दोनों फॉर्मूले में याद रह जाएगा। बट अब R1 की जगह आप R1 बराबर, अगर आपने यहाँ पे M1 कर दिया ना,
अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको उस टाइम याद नहीं आए, और R2 बराबर M2 कर दिया, गया सवाल हाथ से, फिर तो नंबर भूल ही जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना, R1 की बात हो रही है तो इसके अपोजिट वाले का वेट लिखना है, मतलब M2 का आएगा, और अगर R2 की बात हो रही है तो M1 का आएगा, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और बाकी फिजिक्स समझ में आ भी रही है नहीं आ रही, इतना तो बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको भी फिजिक्स पढ़नी है उनको शेयर कर देना लिंक वीडियो की। बस आपको मैं हर वीडियो में बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग करते भी है, कुछ लोग नहीं करते, तो जो नहीं करते ना वो भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।